नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ। उम्मीद है आप सभी का रक्षाबंधन बहुत अच्छे से बीता होगा, बहुत अच्छे से मनाया होगा आपने रक्षाबंधन। आप सभी भाइयों और बहनों को हमारी तरफ से खूब सारी रक्षाबंधन की बधाइयाँ। अब जो हम आप सभी को जैसा कि पता है कि जो वीडियो चल रही है वो मिडवल हिस्ट्री की है। एशियन हिस्ट्री का सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया है। मिडवल हिस्ट्री इसमें हम पढ़ रहे हैं। पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया था राजपूत युग का, जिसमें हमने पूरा जो मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और तुर्कों के आक्रमण से पहले जो हमारे भारत के राजपूत थे, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार, चोल, चंदेल इत्यादि राजाओं ने जो शासन किया उनके बारे में हमने विस्तार से देखा। सेकेंड वीडियो जो है वह है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे अरबों के आक्रमण, तुर्क आक्रमण और मोहम्मद गजनवी और गौरी के आक्रमणों को। तो ये इन तीनों ही टॉपिक को इस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी परीक्षाओं के लिए, खास करके पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उन सभी के लिए एक से बढ़कर एक, जो छोटी या हो या बड़ी, सारी बातों को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत को हम पढ़ेंगे। उसके माध्यम से सबसे पहले हम कुछ साहित्यिक स्रोत को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किस प्रकार के स्रोत को देखेंगे? तो साहित्यिक स्रोत को, जिसमें हम कुछ पुस्तकों को देखेंगे जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा, विभिन्न जो यात्री आए भारत में उनके द्वारा लिखा गया। तो पहली पुस्तक है तहकीक ए हिंद। यह किसकी है? अल बरूनी की। याद रखिएगा, फटाफट हम लोग देखेंगे। अल बरूनी की पुस्तक है, इसकी भाषा है अरबी। ठीक है, भाषा इसकी अरबी है। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद एडवर्ड साची ने किया था। और कब किया था? 1818 ईस्वी में। ठीक, अरबी फारसी भाषा का बहुत ज़्यादा जानकार था अल बरूनी। इसमें उसने 11वीं ईस्वी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान एवं धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। ठीक है, इस पुस्तक के अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक दशा का हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है। तहकीक हिंद को किताबुल हिंद, ठीक है, इसे किताबुल हिंद भी कहते हैं। महमूद गजनवी ने इसको खीवा के एक युद्ध बंदी के रूप में प्राप्त किया था अल बरूनी को। फिर अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ उसके भारत पर किए गए आक्रमण जब उसने किया, उसी टाइम ये गजनवी के साथ भारत आया था और उसने भारत का बहुत ज़्यादा एक तरीके से विशद वर्णन किया है अपनी इस पुस्तक में। अगर हम इस भाषा के हिंदी अनुवाद की बात करें, अंग्रेजी अनुवाद तो एडवर्ड साची ने किया, हिंदी अनुवाद किया है रजनीकांत शर्मा ने। किसने? रजनीकांत शर्मा ने। ये आप याद रखिएगा। आगे हम पढ़ेंगे, अगली पुस्तक है हमारी ताजुल मासिर। इसके लेखक हैं हसन निजामी। लेखक हसन निजामी हैं। ठीक है, और यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है। यह किताब 2 बार में पूरी की गई। इस किताब में मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की घटनाओं का, मोहम्मद गोरी और सुल्तान इल्तुतमिश के समय हुई घटनाओं का जिक्र किया गया है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1192 ईस्वी से 1228 ईस्वी तक के भारत के घटनाओं का वर्णन किया गया। राजनीतिक घटनाओं के साथ सामाजिक धार्मिक जीवन का भी उल्लेख हमें इस पुस्तक में देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमने बता ही दिया कि दिल्ली सल्तनत के बारे में प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है। उसका एक प्रथम राजकीय इतिहास ग्रंथ है ये। अगली पुस्तक की बात करते हैं, तबकाते नासरी। तबकाते नासरी को लिखा मिनहाज उस सिराज ने। ठीक है,
मिनहाज उस सिराज ने इस पुस्तक को लिखा। रजिया सुल्ताना के पतन का मुख्य कारण मिनहाज उस सिराज ने उसका स्त्री होना बताया है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगली पुस्तक के बारे में, तो अगली जो हमारी पुस्तक है इम्पोर्टेंट वह है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही को किसने लिखा? जियाउद्दीन बरनी ने। जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही को लिखा। इसमें फ़िरोज़ शाह तुगलक, ठीक है, इसमें तुगलक शासक का यह समकालीन था। इसमें फ़िरोज़ शाह नहीं, इसमें बलबन के सिंहासनारोहण से लेकर के, हाँ, फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल के 6वें वर्ष तक का वर्णन है। ठीक है, बलबन से लेकर के फ़िरोज़ शाह तुगलक के 6 वर्ष तक का वर्णन किया गया है। उस समय के हमें सामाजिक, आर्थिक, जीवन एवं न्याय सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इस पुस्तक के माध्यम से। ठीक है, चूँकि बरनी जो है, ये बरनी राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत था, अतः उसने अपनी पुस्तक में राजस्व स्थिति का वर्णन स्पष्ट और विस्तार रूप से किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके इस ग्रंथ में तत्कालीन संतों, दार्शनिकों, इतिहासकारों, कवियों, चिकित्सकों आदि के विषय में भी लिखा गया है। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सामाजिक एवं आर्थिक दशा का भी वर्णन हमें इस पुस्तक में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तारीख़ फ़िरोज़ शाही नाम से एक अन्य ग्रंथ भी है, यह आप ध्यान रखिएगा, जिसकी रचना शम्स-ए सिराज ने की है और उस शम्स-ए सिराज का साहित्यिक नाम था अफ़ीक। ठीक, तो इस नाम से 2 पुस्तक लिखी गई है, एक जियाउद्दीन बरनी और एक शम्स-ए सिराज। अगली रचना की बात करेंगे फुतुहात-ए फ़िरोज़ शाही। इसके लेखक हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक। इसके लेखक फ़िरोज़ शाह तुगलक हैं। 32 पेज की छोटी सी पुस्तक है जिसे स्वयं सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखा था। ठीक है, यह फ़िरोज़ तुगलक के शासन प्रबंध के बारे में जानकारी प्रस्तुत करती है, साथ ही उसके सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अगली पुस्तक है फतह उस सलातीन। यह पुस्तक है इसामी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, यह संरक्षक थे मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन हसन बहमन। इस पुस्तक को काव्य शैली में लिखा गया है। ठीक है, काव्य शैली में इस पुस्तक को लिखा गया। इसकी भाषा सरल और सहज है। किस पुस्तक की बात हम कर रहे हैं? फतह उस सलातीन। आगे बढ़ेंगे। अगली पुस्तक है हमारी किताबुल रेहला। किताबुल रेहला, इसके लेखक कौन है? इब्न ये बा है बतूता, इब्ने बतूता। ठीक है, इब्ने बतूता मोरक्को अफ्रीका का निवासी था और यात्री के रूप में ये भारत आया था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1334 ईस्वी में उसे दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया। उसके बाद उसने इब्ने बतूता को राजदूत बना करके चीन भेज दिया था। कहाँ पे? चीन भेज दिया था। तो किताबुल रेहला के बारे में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें हमें मोहम्मद बिन तुगलक के ख़ास तौर पे शासनकाल की राजनैतिक और सामाजिक स्थिति का अच्छा विवरण, चित्रण देखने को मिलता है। अगली पुस्तक है जो हमारी ये है तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही की बात करें तो इसके लेखक हैं याहिया बिन अहमद शर। हिंदी इसका लेखक सैयद वंश के मुबारक शाह के दरबार में था।
ठीक है। इसका जो लेखक है वो सैयद वंश के मुबारक शाह के दरबार में रहते थे, ये याहिया बिन अहमद सर। ठीक है। तारीख़ मुबारक शाही सैयद वंश के शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। किस वंश को? सैयद वंश को एकमात्र साधन है। ठीक है। ये पुस्तक सैयद वंश के बारे में जानकारी प्रस्तुत कराती है। अगली पुस्तक है तुजुके बाबरी या बाबरनामा। इसको लिखा किसने? बाबर ने। बाबर की आत्मकथा है। कौन सी भाषा में? चुगताई तुर्की में इसने लिखा। इंग्लिश में इसका अनुवाद मैडम बेवरिज ने किया था। ठीक है। ये मूल रूप से कहें तो उनकी आत्मकथा है, उन्होंने अपने बारे में लिखा, लेकिन इसमें अधिकतर हुमायूं के बारे में भी उन्होंने लिखा हुआ है। पानीपत और खानवा के युद्ध में अपनाई गई जो उन्होंने नीति अपनाई थी, तुलगमा युद्ध नीति या युद्ध प्रणाली, उसके बारे में इन्होंने अपनी इस पुस्तक में जानकारी दी है। ठीक है। आगे हम देखेंगे, अगली पुस्तक है ये है ताज की रात उल वाक़ियात। ठीक है। ये पुस्तक है जौहर आफ्ताबची का, नाम याद रखिएगा, जौहर आफ्ताबची का। और अगली पुस्तक है तारीख़ रसीदी मिर्ज़ा हैदर दोगलत का है। मिर्ज़ा हैदर दोगलत। ठीक है। मिर्ज़ा हैदर दोगलत का है। यह बाबर का रिश्तेदार था और हुमायूं शेर शाह के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसका साक्षी था। हुमायूं की शाही फौज का एक रूप से यह कमांडर था। आगे बात करेंगे हुमायूंनामा की। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा। ठीक है। गुलबदन बेगम ने अकबर के आग्रह पर, बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम, उन्होंने इस रचना को लिखा और फारसी भाषा में। ठीक है। फारसी भाषा में। इसकी एकमात्र पांडुलिपि जो है वो लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। इसके बाद आता है अकबरनामा लिखा अबुल फजल ने। अबुल फजल। इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। और इसका आखिरी भाग जो है वो आईने अकबरी कहलाता है। आईने अकबरी। मुगल काल के आरंभिक 3 सम्राट बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन इस ग्रंथ में एक कमी भी है। इसमें बाबर, हुमायूं और अकबर को बहुत अच्छा दिखाया गया है, लेकिन मुगलों के प्रमुख जो शत्रु थे शेर शाह और इस्लाम शाह को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। मतलब इसमें एक तरीके से पक्षपातपूर्ण रूप से लिखा गया है इस पुस्तक को। जाहिर सी बात है, दरबारियों की गलती नहीं होती। अब वो जिसका दाना पानी रोटी खाते हैं तो उनकी तो तारीफ़ करेंगे ही। तो वही था, दरबारी कवियों का बेचारे यही हाल होता है उनका। फिलहाल आगे देखेंगे तबकाते अकबरी। फिर लिखा तबकाते अकबरी किसने? निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी लिखा। इसका प्रकाशन बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किया गया। ये अकबर की सेना में मीर बख्शी के पद पर थे। ठीक है। निजामुद्दीन अहमद। अगली रचना है मुंतखाब उत तवारीख या तारीख़े बदायूनी। इसको किसने लिखा? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है। अकबर के समय इमाम के पद पर ये थे। किस पद पर? इमाम। और इसने महाभारत, रामायण, सिंहासन बत्तीसी इत्यादि ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में किया। यह धार्मिक दृष्टि से बहुत ही कट्टर था। अगली रचना है पादशाहनामा। यह शाहजहां के समय 3 लेखकों ने बारी बारी से मिलकर लिखा। पादशाहनामा को पहले लिखा मोहम्मद अमीन
कज़वीनी ने। किसने? मोहम्मद अमीन कज़वीनी। कज़वीनी। उसके बाद इसको उस्ताद हमीद लाहौरी ने लिखा। उस्ताद हमीद लाहौरी। उसके उपरांत इसको मोहम्मद बारिश ने लिखा। मोहम्मद बारिश ने। चलिए आगे देखेंगे। अगली पुस्तक है मुंतखाब उल लुबाब। यह रफ़ी खां ने लिखा। खफ़ी खां इन्होंने लिखा। इसने औरंगज़ेब के इतिहास को विस्तृत रूप से इसमें लिखा। इस पुस्तक के माध्यम से हमें औरंगज़ेब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखेंगे नक्शा दिलकुशा। इसको भीमसेन कायस्थ ने लिखा। ठीक है, भीमसेन कायस्थ ने। भीमसेन ज़्यादातर दक्षिण भारत में रहा, इसलिए उसके ग्रंथ से औरंगज़ेब के दक्षिण भारत के भ्रमण का पूरा हमें वर्णन इतिहास देखने को यहाँ पे मिलता है इस ग्रंथ में। खुलासात उद तबारीख। इसको सुजान राय खत्री ने लिखा। किसने? सुजान राय खत्री ने ये ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ में शाहजहां के पुत्रों में हुए जो उत्तराधिकार युद्ध थे और औरंगज़ेब की बारे में विस्तृत जानकारी पता चलती है। तारीख़ कश्मीरी। इसको हैदर मलिक ने लिखा। मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए, मध्यकाल के कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए यह पुस्तक बहुत ही अच्छा साधन स्रोत है। तो ये तो थे कुछ प्रमुख पुस्तकें जिससे हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी पता चलेगी। अगला है कुछ विदेशी यात्री जो भारत आए और उन्होंने अपने पुस्तकों को लिखा या उन्होंने अपना जो भी वर्णन दिया है उसके बारे में हम देखेंगे। एक एक करके देखते हैं। अलबरूनी 1024 ईस्वी में आया, 1030 ईस्वी तक रहा। ठीक है, किसके दरबार में आया और किसके साथ आया? मोहम्मद गजनवी के साथ। मोहम्मद गजनवी के साथ आया, उसी के दरबार में। पुस्तक हमने बता ही दिया। तहकीके हिंद पुस्तक लिखी, 4 परंपरागत जातियों का उल्लेख किया। उसके बाद आता है मार्को पोलो। मार्को पोलो 1292 ईस्वी में आया और 93 में चला गया। यह किसके दरबार में आया? कुलशेखर पांड्य राज्य के दरबार में यह आया। ठीक है, इसने मध्यकालीन यात्रियों को राजकुमार कहा है। ठीक है, और इसने काकतीय वंश की शासिका रुद्रांबा का वर्णन किया है। रुद्रांबा। ठीक है, काकतीय वंश की जो शासिका थी रुद्रांबा, उसका वर्णन किया है इसने। ठीक है, चलिए मार्को पोलो ने। इसके बाद हम देखेंगे कौन आया? इब्ने बतूता। इब्ने बतूता, ये मार्को पोलो जो था वो इटली का था। ठीक, इब्ने बतूता मोरक्को का था और यह 1333 ईस्वी में आया, 1347 ईस्वी में चला गया। मोरक्को का निवासी था। किसके दरबार में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी के पद पे नियुक्त किया और हमने बता ही दिया किताबुल रेहला नामक पुस्तक इसने लिखी थी। अगले आते हैं विद्वान रॉल्फ फिच। ठीक है, रॉल्फ फिच अंग्रेज थे। 1583 ईस्वी में आए और 91 में चले गए। ये अकबर के दरबार में आए थे। ठीक है, आगरा और फतेहपुर सीकरी आने वाला पहला अंग्रेज। कहाँ? आगरा और फतेहपुर सीकरी आने वाला पहला अंग्रेज था। ठीक है, चलिए अगले देखेंगे फादर एंथोनी। 1580 ईस्वी में आए
ठीक है। 1580 ईस्वी में आए फादर एंथोनी, अकबर के दरबार में आए और इसे शहजादा मुरीद का शिक्षक नियुक्त किया गया था। मुराद, नाम ही अजीब सा है। शहजादा मुराद को मुरादी के शिक्षक के रूप में ये नियुक्त किए गए। ये फादर एक्वा विक्वा के साथ भारत आए थे। ठीक, अगले हैं विलियम हॉकिंस। ये भी अंग्रेज थे। 1608 ईस्वी में आए और 11 में चले गए। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आए। यह ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। जहांगीर ने इसे 400 मनसब प्रदान किया था। इसके बाद आता है विलियम फिंच। ये भी अंग्रेज था। 1608 ईस्वी में आया। यह भी जहांगीर के दरबार में आया। ये हॉकिंस के साथ ही भारत आया था। एकमात्र ऐसा लेखक जिसने शहजादा सलीम और अनारकली के प्रेम वर्णन के बारे में लिखा है, इसी ने लिखा था। ठीक है, आज जो इतना अनारकली चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया। कहाँ पे आया? जहांगीर के दरबार में आया। ये पादरी था, ये अपने गुरु टेरी के साथ आया था और इसने जहांगीर से भारत में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त किया था। इसी ने फैक्ट्री डालने का कानूनी अधिकार प्राप्त किया था। एडवर्ड टेरी की बात करें तो इसी के साथ टॉमस रो आया था, पादरी था, हमने बताया भी। और इसने भारत के सिक्के सबसे शुद्ध बताए। भारत के सिक्कों को, तभी तो इतना लूट के लेके चले गए, भारत के सिक्कों को शुद्ध बताए। चलिए आगे देखेंगे। फ्रांसिस्को पेलसर्ट या डच था, ये डच था और 1620 ईस्वी में आया भारत। कहाँ आया? ये भी आया जहांगीर के दरबार में। सारे अंग्रेज़ों को बुलाने का कांड इसी ने किया, जहांगीर ने। ये मार के भगा देता तो अंग्रेज इतने साल परेशान न करते। ये आगरा के डच टकसाल का अध्यक्ष था। इसने बयाना के नील उत्पादन के बारे में लिखा है। किसके बारे में? नील उत्पादन। फ्रांसिस्को पेलसर्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नहीं तो अब बात करेंगे पीटर मुंडी की। पीटर मुंडी इटली का था यात्री। 1630 में भारत आया। कहाँ आया? शाहजहाँ के दरबार में। शाहजहाँ के दरबार में आया और शाहजहाँ के समय पड़े हुए अकाल के बारे में जिक्र किया है। इसके बाद टेवर्नियर फ्रांसीसी था। ठीक, 1638 ईस्वी में भारत आया। किसके दरबार में आया? तो ये शाहजहाँ के भी दरबार में आया था और औरंगजेब के भी दरबार में आया था। ओके, पेशे से क्या था? जौहरी। पुस्तक भी लिखी है इसने, ट्रेवल्स इन इंडिया। ठीक है, ट्रेवल्स इन इंडिया। अगली बात है मनुची की। मनुची इटली का था। ठीक है, 1653 में भारत आया। शाहजहाँ के दरबार में आया। ओके, और शहजादा दारा सिकोह की सेना में ये तोपची था मनुची। ठीक, इसने पुस्तक भी लिखी है, स्टोरियो दो मोगोर। स्टोरियो, ठीक है, दो मोगोर। अगले हैं फ्रांसिस वर्नियर। ये फ्रांस के थे, नाम से ही दिख रहा है। 1656 में भारत आए। शाहजहाँ के दरबार में आए।
ठीक है। और यह पेशे से एक चिकित्सक था। पेशे से क्या था? चिकित्सक था। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य होने वाले उत्तराधिकार युद्ध का साक्षी था। इसने पुस्तक लिखी ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ओके, तो ये सारे थे विदेशी यात्री। अब बात करेंगे भारत पर विदेशी आक्रमणों का, जो भारत पर हमारे विदेशी आक्रमण हुए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों की। जब वर्धन युग समाप्त हुआ, वर्धन वंश राजपूत युग, तो उत्तरी भारत की एकता एकदम खंडित हो गई थी। भिन्न भिन्न स्थानों से छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होने लगे, उनमें एकता भी नहीं थी। दो शक्तियों ने आक्रमण किया, एक अरबों का आक्रमण और दूसरा तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, अरबों का और तुर्कों का दो आक्रमण हुए। ठीक, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अरबों द्वारा धन लूट के ले गए, वो सिंध एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में आक्रमण किया और अरबों ने भारत से बहुत सारा धन लूट कर चले गए। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण कर बात करें तो 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया छोटे छोटे राज्यों में बटा था। अफगानिस्तान, अरब आक्रमण के समय अफगानिस्तान में एक ब्राह्मण वंश का शासन था। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, छोटे छोटे जो राज्य बटे थे, जिस समय ये आक्रमण होता है अरबों और तुर्कों का, उस समय हमारे भारत की कैसी स्थिति थी। तो अफगानिस्तान में जो छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए, वहाँ पे ब्राह्मण वंश का शासन था। ठीक है, मुसलमान लेखकों ने इस वंश को हिंदू शाही साम्राज्य अथवा काबुल या जाबुल का साम्राज्य कहा है। जब आक्रमण हुआ उसके पहले, बाद में यहाँ पे भी उन्होंने अधिकार कर लिया। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो है उस समय कारकोट वंश के शासन कर रहे थे। ठीक है, नेपाल में भी ठाकुरी वंश की स्थापना थी। तो किस तरह से हमारे छोटे छोटे हिंदू राजा जो थे, वे छोटे छोटे राज्यों में, कन्नौज में, असम, कामरूप में, ठीक है, और सिंध में रायसेन वंश का शासन था। बंगाल में पाल वंश का शासन था उस समय। तो इस तरह से छोटे छोटे शासक थे जो अपने खुद को स्वतंत्र करके वो राज्य कर रहे थे। तो जब अरबों का आक्रमण, लेकिन उनमें एकता नहीं थी, इसी वजह से जब अरबों का आक्रमण होता है तो ये लोग एक अगर होते तो एक होकर के उन्हें भगा सकते थे, लेकिन ये आपस में ही लड़ने लगे, कटने मरने लगे और जिसका फ़ायदा बाहरी लोगों ने उठाया। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे आक्रमणों को देखेंगे। भारत पर अरबों का आक्रमण। अरब पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया। हमने बताया ना अभी आपको, 712 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। कहीं कहीं 712, कहीं कहीं 711 मिलता है। पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके उत्तराधिकारी थे उम्मयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था जिसने सिंध और मुल्तान जीत लिया। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ये जो मोहम्मद साहब हैं उनके उत्तराधिकारी थे उम्मयद खलीफा, और इस उम्मयद खलीफा का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। उसने सिंध और मुल्तान जीता। भारत में जजिया कर लगाने वाला, ठीक है, भारत में जजिया कर का सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सबसे पहले कहाँ लगाया? सिंध के निवासियों पर, जो वहाँ के जो हिंदू थे उन पे जजिया कर लगा दिया। ठीक है, ये एक धार्मिक कर था, पहली बार इसी ने लगाया था। ओके, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का जो राजा था, सिंध का राजा कौन था? दाहिर।
जो कि एक अदूरदर्शी राजा था। ठीक है, तभी तो हार जाता है। अब इस आक्रमण का भारत पे प्रभाव क्या पड़ा? अरब आक्रमण का चरक संहिता और पंचतंत्र ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया। जो हमारी पुस्तकें थी भारतीय, चरक संहिता, पंचतंत्र, इन ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से हुआ है? कलीला। कभी कभी परीक्षा में पूछता है तो नाम याद रखिएगा, कलीला वादिमना, कलीला वादिमना, ये पूरा एक ही वर्ड में है। चलिए अब बात करें अरबों के आक्रमण के प्रभाव की। तो अरबों ने दिरहम नामक सिक्कों का सिंध में प्रचलन करवाया। ऊंट पालन, साथ ही भारत में खजूर की खेती शुरुआत हुई। ऊंट का पालन और खजूर की खेती का शुरुआत हुआ। ठीक है, चलिए तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा अगर हम कहें तो अरबों को एक रूप में इसका भी श्रेय दिया जाता है कि उसने चीन द्वारा आविष्कृत कागज़, कंपास, छपाई खाना, बारूद आदि के ज्ञान को यूरोपीय देशों तक पहुंचाया। ठीक है, चलिए इस जो युद्ध था इसका इतना ही प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ से शून्य और दशमलव पद्धति का ज्ञान सीखकर अरबों ने इसे रोमन साम्राज्य में प्रसारित करते हैं। ठीक है, भारत और अरब व्यापारिक संबंधों में वृद्धि हुई और इसे तब और बढ़ावा मिला जब अब्बासी खलीफा ने बगदाद की स्थापना की। मुल्तान और सिंध में अरबी लोग स्थायी रूप से रहने लगे और करमतिया नामक एक नए संप्रदाय का उदय हुआ। किसका? करमतिया नाम का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज्योतिष ज्ञान का अरबों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। खगोल शास्त्र में भी अरबों ने रुचियां ली थी। इसके साथ ही खलीफा मंसूर के समय अरब विद्वान अपने साथ ब्रह्मगुप्त द्वारा रची गई ब्रह्म सिद्धांत और श्रीहर्ष के द्वारा खंड खाद्य अरब ले गए। ये हमारे भारतीय ग्रंथों को वहाँ उठा ले गए और अरब भारतीय विद्वानों की सहायता से उसका अरबी भाषा में इन्होंने अनुवाद करवाया। ठीक है, तो ये सारा असर पड़ा। कुछ असर हमारे भारतीयों पे पड़ा, कुछ असर यहाँ की संस्कृति का अरबों के ऊपर पड़ा। इसके अलावा मंदिर के मंडप के जो बुर्ज थे उसको इन्होंने मस्जिदों और अकबरों का बुर्ज बनाकर भारत की कला का अनुसरण किया। मस्जिदों में इनकी जो प्रार्थना के गुलीचे के नुकीले घुमाव और मेहराब हैं, ये सभी इन्होंने नकल किया हुआ है। हमारे हिंदुओं और बौद्धियों के धर्मस्थलों के ये चिन्ह हैं। ठीक है, मस्जिद इनकी जो बनने लगी विष्णु मंदिरों की भांति बनने लगी। जो यहाँ से देख के गए, जैसे मस्जिदों के जो प्रवेश द्वार इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, वो हमारे मंदिर के पुराने मंदिर जो हैं उनके गोपुरम और भारतीय गांवों के द्वार जो थे, दरवाजे जैसे होते थे, उनसे मिले जुले, उसको देखकर उसकी नकल की और उसी तरह से इनकी मस्जिदों के प्रवेश द्वार बनने लगे। ठीक है, इसके अलावा मस्जिदों की जो मीनारें इन्होंने बनाई हुई हैं वो हमारे भारत के विजय स्तंभों की नकल थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि इनका हमारे भारतीय संस्कृति का इन अरबों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत प्रभाव पड़ा है। ठीक है, लेकिन हाँ, इस आक्रमण से भारत में इस्लाम धर्म का बीजारोपण हो गया। बहुत सारी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ, उन्हें मुस्लिम बनाया गया जबरन। ठीक है, डरा कर धमका कर, क्योंकि उस समय छोटे छोटे हिंदू राजा थे, उनमें एकता नहीं थी, लालची भी हो गए थे, अदूरदर्शी थे, तो इस तरह से बेचारी जनता परेशान थी। तो बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, तो ये सारा प्रभाव पड़ता है। अरब विद्वानों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं से दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि की शिक्षा ग्रहण की और उसे आत्मसात किया। देखियो हम लोग कितने मूर्ख हैं, हम भारतीय। पूरी दुनिया के लोग आकर के हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे ग्रंथों को पढ़कर अपनी भाषा में अनुवाद करके
हमारे ऊपर ही राज करके चले जा रहे हैं, और हम अपने ही धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा जो कि इतनी अमूल्य है, उसे छोड़ करके हम विदेशों की संस्कृति के चक्कर में पड़े पड़े परेशान हैं। ठीक है, और यही वजह है कि हम अक्सर पीछे रह जाते हैं। तो चलिए फ़िलहाल इतनी सी बातें थी, आगे हम बढ़ेंगे तुर्कों के आक्रमण को। ठीक है, भारत में तुर्कों का आक्रमण। अरबों ने सिंध पर अधिकार में सफलता पाई, परंतु वे भारत में स्थायी राज्य करने में असफल रहे। वे सिर्फ लूट करके हमारे भारत से चले गए बाद में, क्योंकि वे असफल हो पाए। खलीफा जो थे इनके विलासितापूर्ण उनका जीवन था, बहुत सारी दुर्बलताएं थी, और उन दुर्बलताओं ने, उन विलासिताओं ने इनके इस्लाम के नेतृत्व को अरबों के हाथों से खो दिया। पहले ईरानियों ने इस्लाम के नेतृत्व को अपने हाथों में लिया, उसके पश्चात इस्लाम का नेतृत्व करना तुर्कों के हाथ में आ गया, और तुर्कों ने फिर इस्लाम का नेतृत्व किया, और भारत में इस्लामी राज्य को स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को प्राप्त हुआ। तो सबसे पहला तुर्क आता है अल्पतगीन। गजनी राज्य, साम्राज्य, इसे यामनी वंश या फिर गजनी वंश कहते हैं। इसका संस्थापक अल्पतगीन था। इसकी राजधानी मध्य एशिया में स्थित गजनी थी। ठीक है, मध्य एशिया में स्थित गजनी थी। और इसके बाद होता है सुबतगीन। यह अल्पतगीन का दास था। ठीक, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण कब होता है? तो यह आक्रमण होता है 986 ईस्वी में। इसने हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। सबसे पहले जयपाल पे आक्रमण किया था सुबक्तगीन ने, और उसको पराजित कर दिया। ये जो सुबक्तगीन था, इसने अमीरुल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये एक महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक है, और इसके अलावा सुबक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी महमूद गजनी के गद्दी पर बैठता है। तो यहीं से होता है 17 आक्रमण। सुबक्तगीन का बेटा था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, ये जब इसका राज्यारोहण होता है, मात्र ये 27 साल का था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत के ऊपर कुल 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत की संपत्ति को लूटना, सिर्फ एकमात्र भारत की संपत्ति को लूटना। इसको बुत सिकन या मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 1000 मिलता है, कहीं कहीं 1001 मिलता है। ये इसके आक्रमण का क्रम। इसका पहला जो आक्रमण होता है, ये हमने यहाँ क्रम से लगाया है। पहला आक्रमण इसका हिंदू शाही राजा जयपाल पर हुआ, और वह हिंद की पहली लड़ाई में जयपाल पराजित हो जाता है। ठीक है, 1000 ईस्वी या 1001 ईस्वी में। ठीक है, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों का राजा था जयपाल, हिंदू शाही। इसके बाद ये धन लेकर के जयपाल को छोड़ देता है, परंतु अपमानित महसूस होने के कारण जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को गद्दी सौंप करके आत्महत्या कर ली थी। ठीक, इसके बाद इसका आक्रमण हुआ, दूसरा आक्रमण पेशावर। ठीक, महमूद गजनवी ने दूसरी बार आक्रमण किया पेशावर पे भी जयपाल के ही टाइम किया था। उसके बाद भटिंडा पे 1005 ईस्वी में इसने आक्रमण किया, और यहाँ का शासक था विजय राज। ठीक,
विजयराज पे अधिकार किया। और 106 में मुल्तान पे फिर उसने युद्ध किया 106 में, और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। उस समय मुल्तान का शासक था दाऊद करमाथी। ठीक, फिर इसने मुल्तान पे अधिकार किया। फिर मुल्तान पे इसने 2 बार आक्रमण किए। ठीक है, एक बार 1006 में, फिर 1007 और 1008 दोनों टाइम आक्रमण किया था। ठीक, पहले टाइम दाऊद करमाथी था 1006 में, उसके बाद सुखपाल था, और इस तरह उसने सुखपाल को भी पराजित किया और अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद वह पहुंचता है वहीद पेशावर। ठीक है, वहीद पेशावर हिंदू शासी राजा यहाँ का था आनंदपाल। हमने बताया नहीं, आनंदपाल जो कि उसने पहले किया था, जयपाल का बेटा। जयपाल ने पराजित हो गया था, इस अपमान से उसने आत्मदाह कर लिया और फिर अपने बेटे को राजा बना दिया था पहले ही। तो उसने आनंदपाल पे आक्रमण किया। कब? 108 ईस्वी से लेकर के 1008 से 1009 के बीच में आनंदपाल पे किया, और आनंदपाल पराजित हुआ और सिंध से नगरकोट तक महमूद गजनवी का आधिपत्य स्थापित हो गया। इसके बाद यह नारायणपुर अलवर पे अधिकार किया 1009 में। फिर मुल्तान पे अधिकार किया। मुल्तान पे उस समय सुखपाल था, उसको फिर से हराया और अधिकार कर लिया। उसके बाद ये पहुंचता है थानेश्वर पर इसने 1013 से 1014 के बीच में आक्रमण किया। उस समय यहाँ का राजा था राजा राम, लेकिन इसने ये दिल्ली का था। और थानेश्वर, तो यहाँ का जो राजा था उसने पड़ोसी राजाओं के साथ मिलकर के महमूद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल रहे। ठीक, इसके बाद इसने नंदन पर, जो कि 1014 में ही आक्रमण किया नंदन पर। उसके बाद इसने कश्मीर पे आक्रमण किया और वहाँ पे विजय प्राप्त की। कश्मीर पे 15 से 16 के बीच में किया, 1015 से 16। फिर मथुरा पहुँचता है और मथुरा पे इसने 1018 से 1019 के बीच में आक्रमण किया। उस समय यहाँ पे प्रतिहार नरेश राज्यपाल था। और मार्ग में बुलंदशहर के राजा हरदत्त ने आत्मसमर्पण कर दिया और मथुरा का शासक कुलचंद्र युद्धभूमि में मारा गया। महमूद ने मथुरा और निकटवर्ती क्षेत्रों के लगभग 1000 मंदिरों में भारी लूटपाट की और उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद कालिंजर पर इसने आक्रमण किया। कालिंजर पर 1019 में कालिंजर पे आक्रमण करता है। यहाँ पे गंड चंदेलों का शासन था और यहाँ के शासक थे त्रिलोचन पाल। नाम लिखी दे रहे हैं, समझ जाइएगा आप लोग। त्रिलोचन पाल यहाँ पे शासन कर रहा था। त्रिलोचन पाल को इसने हराया। ठीक है, उसके बाद फिर ये कश्मीर पे अधिकार करता है। कश्मीर पे 1021 में अधिकार कर लिया कश्मीर पे। उसके बाद उस समय यहाँ पे स्त्री शासिका थी, कोई स्त्री शासन कर रही थी। और उसके बाद ये ग्वालियर और कालिंजर पे भी 1022 ईस्वी में अधिकार करता है। यहाँ पे भी उस समय गंड चंदेल शासक कर रहे थे, गंड चंदेल। ठीक है, ग्वालियर के राजा थे कीर्तिराज, संधि के लिए विवश कर दिया और कालिंजर के किले पर घेरा डाल दिया, और लेकिन जीत नहीं पाया था। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान, जो कि बहुत उसकी बुरी नज़र थी, उसकी मंशा बहुत गंदी थी, सोमनाथ मंदिर पे उसका आक्रमण होता है। ठीक है,
यहाँ पे 1025 से 1026 ईस्वी, उस समय यहाँ का शासक था भीम दवे। सॉरी, इस समय यहाँ पे शासक था भीमदेव। भीमदेव, ठीक है, भीमदेव, या फिर इसको भीम फर्स्ट भी कहते हैं। इसने बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाई। लगभग उस समय यहाँ पे 50,000 लोगों का इसने कत्ल किया था। 50,000 से भी ज़्यादा। पूरी तरह से इस मंदिर को नष्ट कर दिया। इस मंदिर से बहुत सारी संपत्ति को लूटा और सिंध के रेगिस्तान से होते हुए धीरे धीरे भारत की ओर लौटना शुरू कर दिया। अंतिम आक्रमण इसका था सिंध के जाटों पर। सिंध के रास्ते ये जब लौटने लगा तो अंतिम आक्रमण इसने सिंध के जाटों पर किया 1027 ईस्वी में, ठीक है। और लेकिन क्योंकि सोमनाथ को लूट कर वापस जाते समय इसने सिंध के जाटों को जब पता चला तो उन्होंने इसको बहुत क्षति पहुंचाई, बहुत आक्रमण कर दिया था। तो फिर इसका लौटते समय लड़ाई हुई जाटों से, लेकिन जाट पराजित होते हैं। बाद में ये पहुंच जाता है अपने देश और 1030 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है। कुल मिला के इसका जन्म भारत को लूटना लिखा था। पैदा हुआ, राजा बना और उसके बाद भारत को लूटा और मर गया, ठीक है। चलिए, तो ये थे पूरे उसके आक्रमण मोहम्मद गजनबी के। चलिए, फिलहाल इसके मोहम्मद गजनबी के दरबारी कवि के बारे में बात कर लें। इसका दरबारी कवि कौन था? फिरदौसी, जिनकी पुस्तक है शाहनामा। दूसरा अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। तीसरा बैहाकी, इसकी पुस्तक है तारीख़े सुबक्तगीन। ये कुछ बातें थी मोहम्मद गजनवी के बारे में। मोहम्मद गजनवी के बारे में लेन पूल ने कहा है कि महमूद एक महान सेनानी, प्रशंसनीय, साहसी, अविजयी शासक, मानसिक एवं शारीरिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति था। क्योंकि अंग्रेज़ थे तो जाहिर सी बात है मुस्लिम शासकों का सपोर्ट करेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसको कुछ कह नहीं सकते। वैसे फ़िलहाल इसको बुत शिकन मूर्ति भंजक कहा गया है, ठीक है। चलिए, इसने कुछ चांदी के सिक्कों को जारी किया जिसमें एक तरफ संस्कृत और एक तरफ अरबी भाषा में कुछ लेख लिखे हुए थे, ठीक है। महमूद गजनवी के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर भारत राजनीतिक दृष्टि से पूरी तरह असुरक्षित हो गया, हिंदू शाही वंश समाप्त हो गया और आक्रमणकारियों का विदेशी आक्रमणकारियों को रास्ता खुल गया। भारत पर आओ, खुलेआम आक्रमण करो, अधिकार करो, लूटो और चले जाओ, ठीक है। तो इसका जो आक्रमण था सीधा प्रभाव हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। पूरी तरह से लूट कर लेके चला गया। जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, आधा तो इन लोगों ने लूटा, तुर्कों ने, अरबों ने, मुग़लों ने। उसके बाद जो बचा कुचा अंग्रेज लूट के चले गए, ठीक है। फिर होता है आक्रमण संसबनी वंश का आक्रमण। ये संसबनी वंश का कौन था? मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी। महमूद गजनवी ने भारत की आर्थिक और सैनिक दृष्टि को दुर्बल बनाया, लेकिन उसने भारत में तुर्क राज की स्थापना नहीं की। इस कार्य की पूर्ति कौन कर दिया? गौर वंश का। ये किस वंश का था? गौर वंश का शासक मोहम्मद गोरी। इसका भारत पर पहला आक्रमण होता है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। इसको तो न्योता देकर भारत बुलाया गया था। मोहम्मद गोरी को जयचंद ने बुलाया था, क्योंकि उसकी पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी थी, तो इस वजह से उसने उससे युद्ध करने के लिए उस दुश्मनी, तो वही है ना, छोटे छोटे हमारे जो हिंदू राजा थे आपस में ही संतुष्ट नहीं थे, एक दूसरे से मित्रता नहीं थी, शत्रुता पाले थे। तो विदेशियों को तो कहते नहीं, दो लोगों की लड़ाई में तीसरा मलाई ले जाता है, वही हाल है। तो इसको तो मौका मिल जाता है। फिर ये पहली बार आक्रमण करता है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर, फिर जीत जाता है। 1178 में ये गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय पर आक्रमण किया, लेकिन मूलराज द्वितीय ने इसको बंदी बना लिया और यह
जो है पराजित हो गया था। मोहम्मद गोरी मूल राज से पराजित हो गया और मूल राज ने इसको बंदी बना लिया, लेकिन उसकी गलती थी कि उसने बंदी बनाकर दया खा के इस मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, और यही छोड़ना उसका बहुत बुरा हो गया। बाद में उसने पूरी तरह से जो चौहान वंश का तराइन का प्रथम युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध होता है, और उसके पश्चात हमारे भारत में तुर्क शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ेंगे तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि हमने पढ़ा दिया है आपको। चौहान वंश, जो कि हम राजपूत युग देख रहे थे, तो हमने वहाँ पे पढ़ा है। 1191 में हुआ, जिसमें गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन जयचंद ने की मिली भगत के कारण तराइन का द्वितीय युद्ध 1 साल बाद होता है 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और ये जीत जाता है और इसने बंदी बना लिया। तराइन जो है ये हरियाणा के करनाल ज़िले में है। ठीक है, हरियाणा के करनाल ज़िले में स्थित है। इसके बाद फिर ये जयचंद पे भी आक्रमण करता है। जयचंद से भी इसका युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध 1194 में, और जयचंद को हरा देता है। ठीक है, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होते। चंदावर का युद्ध, चंदावर कहाँ है? कन्नौज और इटावा, कन्नौज और इटावा के बीच में। जब ये कन्नौज जीत लेता है तो इसने अपने सिक्के कुछ ढलवाए, जिसमें देवी लक्ष्मी की आकृति थी एक तरफ, और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम, क्या लिखा था? मोहम्मद बिन साम। ठीक, इसके बाद बिहार और बंगाल की विजय के बारे में गोरी अथवा ऐबक ने सोचा भी ना था, लेकिन इस कार्य को गोरी के एक साधारण से सरदार बख्तियार खिलजी ने पूरा किया। इसी ने बख्तियार इसका नाम भी याद रखिएगा, इस दुष्ट का भी, ये जो दुष्ट है बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा और विक्रमशिला, जो हमारे 2 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उनकी विद्या केंद्रों पर इन यूनिवर्सिटी को जला दिया, आग के हवाले कर दिया, पूरी पुस्तकालय को, पूरी यूनिवर्सिटी को। ठीक है, इसके बाद बात करें तो 1205 ईस्वी में गोरी पुनः भारत आया। ये वापस चला गया था, जहाँ इसका मुकाबला किससे होता है? खोखरों से होता है। ये कहाँ है? खोखरों से हुआ और बहुत भयानक युद्ध हुआ, और ऐबक के ठीक समय पर सेना को लेकर पहुंच जाने के कारण गोरी की विजय हो जाती है और खोखरों को निर्दयतापूर्वक कत्ल कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद मार्ग में सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर ये जो गोरी है ये नमाज पढ़ रहा था, ऐसा कहा जाता है। कुछ व्यक्तियों ने इसको कत्ल कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार कत्ल करने वाले खोखर थे। मोहम्मद गोरी की मुख्य सफलता उसके उत्तर भारत की विजय थी, जिसे इसका एक गुलाम था ऐबक, वही कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने ही भारत के तुर्की राज्य में परिवर्तित किया, और जिस कारण भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ता है, तुर्क शासन का अध्याय, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, जिसमें हम खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, 4 वंशों को पढ़ेंगे इस दिल्ली सल्तनत पर। 1206 से 1526 ईस्वी तक ये तुर्कों का आक्रमण रहा और तुर्कों ने अधिकार किया 5 वंशों के रूप में। उसके बाद मुग़लों का अधिकार हो जाता है, मुग़लों के बाद अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है, और यही हमें पढ़ना है। फिर गांधी जी ने लड़ के हमारे देश के जवानों ने कितनी सारी अपनी जानें गंवा करके, हमारे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व ने किस तरह से लड़ कर हमें स्वतंत्रता दिलाई, ये हम आपसे और आप सभी से किसी से नहीं छुपा है। तो चलिए फ़िलहाल ज़्यादा बातें न करके एक नया वीडियो लेकर के आएंगे पूरा दिल्ली सल्तनत पर, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा वीडियो को। धन्यवाद।